हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें ये आज हमारी अगली वीडियो है। हम बायोलॉजी के प्रश्नों को कवर कर रहे थे और आज भी हम 10 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं और पूछे जाने के बहुत ही अधिक चांसेस हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो बात करें आज के पहले प्रश्न का, तो पहला हमारा प्रश्न है कि पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। तो बात करें अगर पीलिया रोग की, तो यह यकृत में होने वाली एक बीमारी है। अगर बात करें इसकी तो कैसे होता है, तो पित्त वाहिनी में पित्त का मार्ग बंद हो जाने पर यकृत कोशिकाएं बिलरुबिन नामक पीले वर्णक को रुधिर से अलग नहीं कर पाती, जिस कारण यह वर्णक पूरे शरीर में रक्त के साथ फैल जाता है, जिससे शरीर पीला पड़ जाता है। इसे पीलिया कहते हैं। इसके सामान्य लक्षण हैं पेशाब का पीला होना, आंख एवं त्वचा का रंग पीला होना तथा भूख न लगना। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। तो पादप वर्ग का उभयचर जो है वो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अब बात करें हम, तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भूमि पर जीवित रहता है परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। तो ब्रायोफाइटा में जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक की कमी होती है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर पादप जगत की बात करें तो ब्रायोफाइटा जो है इसको उभयचर कहा जाता है। उभयचर वे जीव होते हैं जो कि जल और स्थल दोनों पे निवास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि किस पौधे को औषधि की रानी कहा जाता है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पवित्र तुलसी का जो पौधा होता है उसे औषधि का रानी कहा जाता है। आइए इसके विषय में विस्तार से जानें। तो अगर बात करें तो पवित्र तुलसी को औषधीय गुणों के कारण औषधि की रानी और प्राकृतिक औषधि का जनक के रूप में वर्णित किया जाता है। तुलसी अपने असंख्य औषधीय गुणों, जीवाणुरोधी, कवकरोधी, ज्वरनाशक, एंटीसेप्टिक और कैंसर विरोधी के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2 कथन दिए हुए हैं और इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। पहला जो कथन है कि एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। तो ये कथन बिल्कुल ही सही है। अगला कथन दिया हुआ है ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। बिल्कुल अभी हमने देखा था। तो दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल ही सही है। आइए अब इनके विषय में जानें। तो आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्म पौधे वे पुष्पीय पौधे हैं जिसमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। तो अगर बात करें तो जो पादप जगत होता है उसको मेनली हम 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। 5 भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे हम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे जो एडवांस पौधा होता है उसे एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। आई होप कि इतनी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं जिन्हें आवृतबीजी हिंदी में कहते हैं, इन्हीं के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें एंजियोस्पर्म में बीजों का जो विकास होता है अंडाशय के अंदर होता है जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। इसके प्रजनन अंग जो होते हैं वो पुष्प होते हैं। ब्रायोफाइटा की बात करें तो इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबियन मतलब कि उभयचर कहा जाता है। ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार स्थानों पर उगते हैं और इन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इनके निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही कथन क्या हैं, बिल्कुल ही सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार एसएससी के एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है। तो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। बात करें जूट में से उत्पादित जूट पौधों से उत्पादित एक प्राकृतिक फाइबर है जिसे इसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट विभिन्न कपड़ा अनुप्रयोगों के लिए सबसे लंबे और सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक फाइबर्स में से एक है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि बीजों में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को डैश भागों में बांटा गया है। तो जो एंजियोस्पर्म है उन्हें मेनली 2 भागों में बांटा गया है। अब बात करें तो बीजों में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है। एक बीज पत्र वाले पौधे जैसे कि गेहूं हो गए, मक्का हो गए, और दूसरा होता है को एक बीजपत्री तथा 2 बीजपत्री वाले पौधे कौन हो गए, चना और मटर होते हैं। तो ये पौधे क्या हैं, द्विबीजपत्री हैं। मतलब कि जो एंजियोस्पर्म में सबसे एडवांस जो पौधे होते हैं जिनमें फल लगते हैं, अगर उनकी बात करें तो उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उप समूह नहीं है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमिकार्डेटा। कार्डेटा जो फाइलम है ये एनिमल के लिए होता है, न कि पौधों के लिए। तो ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करें तो हेमिकार्डेट समुद्री ड्यूटेरोस्टोम जीवो जानवरों का एक समूह है। इसका शरीर कृमि के समान होता है और शरीर शुंड मतलब ट्रंक, कॉलर और धड़ में विभाजित होता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो बालनोग्लोसस, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो प्रोटोग्लोसस आदि। जबकि टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म तथा थैलोफाइटा पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि डैश फलीदार फसल का एक उदाहरण है। तो बात करें तो दालें जो होती हैं ये फलीदार फसल की एक उदाहरण होती हैं। बात करें तो फलीदार पौधे वे पौधे होते हैं जो मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। फलीदार पौधों के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो मूंगफली, दालें, सोयाबीन, सनई आदि। फलीदार पौधों का उपयोग फसल चक्रण के लिए भी किया जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें तो प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बताना इसमें से कौन सा जोड़ा सही है। दिया हुआ है कि अनावृत बीजी पौधे फलों के अंदर बीज धारण करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है अनावृत बीजी, मतलब कि जो बीज है उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, तो इसके ऊपर फलों का आवरण नहीं होता। जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, इनके ऊपर कोई भी फल का आवरण नहीं होता, इनके बीज जो होते हैं नेकेड होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है बिल्कुल गलत है ये। दूसरा कथन दिया हुआ है कि आवृत बीजी नग्न बीज धारण करते हैं। नहीं, आवृत बीजी जो होते हैं मतलब कि बीजों के ऊपर आवरण होता है, फलों का आवरण होता है, इन्हें एंजियोस्पर्म पौधे कहा जाता है। तो दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे को कहते हैं जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता। इनके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, तो ये मरुद्भिद होते हैं, इनमें वायु परागण होता है, ये एक लिंगी होते हैं। और बात करें तो आवृत बीजी वे पुष्पीय पौधे होते हैं जिसमें बीज फलों के अंदर रहते हैं। इस वर्ग के पौधों को शौक, झाड़ी या वृक्ष में विभाजित किया जाता है। इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं, तो दोहरे निषेचन की क्रिया होती है, प्रजनन अंग पुष्प होते हैं, स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार के होते हैं। तो जो कथन दिए गए हैं दोनों ही कथन गलत है वहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, रेगिस्तानी पौधे में प्रकाश संश्लेषण डैश से होता है। तो जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है तनों के माध्यम से होता है। आइए इनके बारे में अगर बात करें तो रेगिस्तानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तनों के माध्यम से होती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों के पौधे अपनी पत्तियों को तना में परिवर्तित कर लेते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। यहाँ के पौधे मांसल होते हैं, तो ये एक तरीके से पानी बचाने के लिए ऐसा ये करते हैं। इनके पौधे जो होते हैं मांसल होते हैं और कांटेदार होते हैं ताकि पानी का जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो सके और इससे ये पानी को बचा सके। तो ये होता है रेगिस्तानी पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लक्षण। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न थे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।